Hello everyone, welcome back to Indian Nursing Classes. Today we will discuss one more important topic, ethics in nursing research. तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। सबसे पहले हम देखते हैं कि एथिक्स क्या होते हैं। तो एथिक्स का मतलब होता है राइट और रॉन्ग, राइट या रॉन्ग को बताने वाली एक गाइडलाइंस कि या कोई नियम कानून कि जिनको कि फॉलो करके हमें कोई चीज़ को परफॉर्म करना है। तो नर्सिंग रिसर्च करते समय जो एथिक्स, जो नियम को फॉलो किया जाता है, जो नियम को ध्यान रखना है, उन्हीं को एथिक्स कहते हैं। जो मुख्य रूप से पहले 4 प्रिंसिपल दिए गए थे जो कि 1995 में अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा रिवाइज कर उनको 3 बेसिक कोड ऑफ प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसे आगे पढ़ेंगे कि एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। जो एथिक्स है नर्सिंग रिसर्च में वो क्या है? एक्ट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल मीन्स नैतिक, नैतिक प्रिंसिपल्स। Ethics in nursing research can be defined as the act of moral principles that the researchers has to follow। ये क्या है? एक प्रकार का एक्ट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स है जो कि रिसर्चर्स कब फॉलो करता है? कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च। जब नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट करता है रिसर्चर, उस समय इन मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। क्यों प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है? राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के राइट्स और उसके वेलफेयर के लिए, या ग्रुप्स के लिए, या कम्युनिटीज़ के लिए। जो इंडिविजुअल्स, व्यक्ति या कोई ग्रुप या कोई कम्युनिटी जो कि अंडर स्टडी है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी रिसर्च में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके राइट्स और वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए एक्ट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है रिसर्चर्स के द्वारा, जिसको कि एथिक्स कहते हैं। अब देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च या एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च जो है, ये वर्ड कब आया? तो ये 1968 में अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन द्वारा डेवलप किया गया एक गाइडलाइंस का सेट डेवलप किया गया, जिसको कि टाइटल दिया गया ह्यूमन राइट्स गाइडलाइंस। सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स 1968 में दिया गया अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन द्वारा, जिसको ह्यूमन राइट्स गाइडलाइंस नाम दिया गया, जिसको कि 1975 में 7 साल बाद में रिवाइज किया गया। फिर इसके 10 साल बाद में फिर इसको रिवाइज किया गया। तो इस समय इन्होंने 1968 में 4 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से थे? पहला है ऑटोनॉमी, दूसरा बेनिफिशियंस, तीसरा नॉन मालफेशंस और चौथा है जस्टिस। ये 4 प्रिंसिपल्स 1968 में अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा दिए गए थे, जिन्हें 1975 में रिवाइज किया गया। इसके बाद में फिर 10 साल बाद 1985 में रिवाइज किया गया। तो ये 4 प्रिंसिपल में सबसे पहले ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी। मीन्स इसमें क्या करना है? पार्टिसिपेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट्स टू पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, और उसको क्या? राइट टू विथड्रॉ। उसको क्या अधिकार दिया गया इसमें? विथड्रॉ का अधिकार दिया गया कि जब पार्टिसिपेंट्स चाहे तब वो इसको क्या कर सके? स्टडी से बाहर हो सकता है, वो स्टडी छोड़ सकता है। उसका मतलब है ऑटोनॉमी। बेनिफिशियंस, बेनिफिशियंस का मतलब लाभ पहुंचाना, फ़ायदा पहुंचाना। तो इसमें क्या है? रिसर्चर्स को क्या? प्रमोट गुड एंड मैक्सिमाइज पोटेंशियल बेनिफिट। रिसर्चर्स को क्या कोशिश करना चाहिए?
प्रमोट करने की, प्रमोट गुड एंड मैक्सिमाइज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमाइज पोटेंशियल बेनिफिट, पोटेंशियल बेनिफिट्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो किसको, पार्टिसिपेंट्स को, जो रिसर्च में भाग ले रहा है, ये कोशिश करना चाहिए। और नॉन मॉलफिशियंस मतलब डू नॉट हार्म, डू नॉट हार्म, ये कोशिश करना चाहिए कि रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट्स को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो, और अगर संभावना हो भी किसी हानि की तो वो उसकी रिस्क बहुत कम हो, बल्कि बेनिफिट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। और फोर्थ है जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय, मीन्स जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट के सिलेक्शन के समय भी जो कोई पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि रेंडमाइज सिलेक्शन के द्वारा उनको सिलेक्ट करना चाहिए, सभी को इक्वल चांस होना चाहिए सिलेक्ट होने के लिए। और किसी भी प्रकार की रिसर्च के समय बर्डन्स या कोई बेनिफिट होता है तो सभी पार्टिसिपेंट्स या ग्रुप्स के बीच में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने दिए थे। और जब भी कोई रिसर्च होती है तो इस रिसर्च को इन इम्पोर्टेंट 3 स्टेप से होकर गुजरना होता है। पहली, जब कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो जो रिसर्च का टॉपिक होता है वो टॉपिक को IEC, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी जो होती है, उसके द्वारा देखा जाता है, समझा जाता है, और फिर वहाँ से परमिशन लेना होती है कि ये रिसर्च करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये रिसर्च की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। सेकंड, इसके बाद में, इस स्टेप के बाद में DCGI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होती है। और लास्ट में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए CTRI, क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया, इसमें अपने रिसर्च को रजिस्टर्ड कराना होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, जब पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं तब। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के बाद में 1995 में फिर एक बार अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन द्वारा इन प्रिंसिपल्स को अब रिवाइज नहीं किया, बल्कि उनको नए प्रिंसिपल्स को पब्लिश किया। अनदर सेट ऑफ गाइडलाइंस पब्लिश्ड इन 1995। अभी जो 4 प्रिंसिपल्स थे, जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स को 1968 में सबसे पहले अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने बनाया। उनको फिर 1975 में फिर से उसको रिपब्लिश किया, रिवाइज किया, फिर 1985 में रिवाइज किया। लेकिन अब 1995 में अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा नए कोड ऑफ एथिक्स दिए गए। अनदर सेट ऑफ गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय ANA in 1995 and the major ethical principles that should be considered in designing or reviewing the research studies or beneficence, justice and respect of human dignity। इन्होंने फिर 1995 में 3 प्रिंसिपल दिए, पहला बेनिफिशियंस, दूसरा जस्टिस और तीसरा ह्यूमन डिग्निटी। जो पहले दिए थे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और ये 3 कोड ऑफ एथिक्स हैं, मेजर प्रिंसिपल्स इनको कहते हैं। जो ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मॉलफिशियंस और जस्टिस 4 दिए थे, उसकी जगह अब इन्होंने 1995 में 3 मेजर प्रिंसिपल्स या कोड ऑफ एथिक्स दी। अब इन 3 कोड ऑफ एथिक्स को अपन समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल्स ऑफ बेनिफिशियंस। वो चारों जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं इन तीनों में इंक्लूडेड है, लेकिन इनकी रूपरेखा चेंज कर दी उन्होंने, 4 की जगह 3 कोड ऑफ एथिक्स कर दी। तो सबसे पहले बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब क्या है, इसमें कौन से पॉइंट आते हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग द पॉजिटिव रिस्क बेनिफिट रेशियो, मीन्स
हम जब भी रिसर्च करते हैं तो पॉजिटिव रिस्क बेनिफिट रेशियो को एस्टेब्लिश करना है। इसमें ये देखना है कि जो रिस्क की संभावना है पार्टिसिपेंट्स के लिए वो बहुत कम हो और बेनिफिट की संभावना बहुत ज़्यादा हो। सेकंड पॉइंट है पार्टिसिपेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रिसर्च स्टडी। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको रिसर्च स्टडी के किसी भी प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। थर्ड, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म शुड बी अवॉइडेड। फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म को अवॉइड करना है। रिसर्च शुड कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड रिसर्चर। जो रिसर्च हो रही है वो क्वालिफाइड या उस रिसर्चर्स के द्वारा होनी चाहिए जो उसके लिए एलिजिबल है। कम क्वालिफाइड पर्सन या जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है उसके द्वारा रिसर्च नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेंट शुड प्रोवाइड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंफर्ट्स। जो पार्टिसिपेंट्स उसको फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली कंफर्ट और साथ में रिलीजियस कंफर्ट, अगर वो किसी धर्म विशेष से है और वो कुछ उसको मतलब जैसे कि कोई पूजन करना चाहता है या कुछ, तो उसको कुछ देर के लिए उसको अपनी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए परमिट करना चाहिए, तो उसको रिलीजियस कंफर्ट्स भी प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। तो इसमें टू फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सिलेक्शन होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स का। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल चांस होना चाहिए सिलेक्ट होने के। सेकंड, राइट्स ऑफ फेयर ट्रीटमेंट। फेयर ट्रीटमेंट का राइट्स होना चाहिए। नॉन प्रेजुडिशियल ट्रीटमेंट। प्रेजुडिशियल मतलब हानिकारक, नॉन प्रेजुडिशियल मतलब जो हानिकारक नहीं हो, ऐसे ट्रीटमेंट का राइट होना चाहिए सबको। और मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट देता है उसका उपयोग ओनली रिसर्च पर्पस में होना चाहिए और कहीं उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। लास्ट एंड तीसरा प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। इसमें पार्टिसिपेंट्स हैव फुल राइट टू क्वेश्चन द रिसर्चर्स एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ डाउट्स। पार्टिसिपेंट्स को फुल अधिकार होना चाहिए कि वो कभी भी रिसर्चर से क्वेश्चन पूछ सकता है और उसके हर एक डाउट्स का क्लेरिफिकेशन रिसर्चर्स के द्वारा करना चाहिए। राइट्स टू क्विट फ्रॉम द स्टडी एट एनी स्टेज ऑफ द रिसर्च स्टडी। पार्टिसिपेंट किसी भी स्टेज में रिसर्च स्टडी को छोड़ सकता है, ये उसका अधिकार है। एंड लास्ट, ए फुली इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट बी टेकन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। एक फुली इन्फॉर्म्ड कंसेंट पहले ही उससे ले लेना चाहिए कि जिसमें सारी जानकारी हो कि हम ये रिसर्च करने वाले हैं और ये रिसर्च में लगभग इतना टाइम लगेगा। ये सारी जानकारी पार्टिसिपेंट्स को देकर सहमति ले लेना चाहिए। ये रिसर्चर्स और पार्टिसिपेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।